अनुरोध अयोध्या गोधार जी एवं श्वेता त्यागी जी से कि वे माननीय सावित्री ठाकुर जी का शॉल एवं पौधा भेंट कर स्वागत करें। अनुरोध माधुरी सावले जी एवं शिवानी अडसपुरकर जी से कि वे श्रीमती संध्या राय जी का शॉल एवं पौधा भेंट कर स्वागत करें। अनुरोध नेहा बंगा जी से कि वे माननीय विश्वास सारंग जी का पौधा एवं शॉल भेंट कर स्वागत करें। अनुरोध श्रीमती अश्विनी परांजपे जी से कि वे माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का शॉल एवं पौधा भेंट कर स्वागत करें। एवं अनुरोध करना चाहूंगी श्रीमती माया पटेल जी से कि वे माननीय श्रीमती मालती राय जी का शॉल एवं पौधा भेंट कर स्वागत करें। दर्शक दीर्घा से अनुरोध है कि वो तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करें। अनुरोध आदरणीय प्रयांशा उर्मालिया जी से कि वे माननीय श्री रविंद्र यति जी का शॉल एवं पौधा भेंट कर स्वागत करें। तत्पश्चात मैं अनुरोध करना चाहूंगी अयोध्या गोधार जी से कि वे श्री मयंक विश्नोई जी का पौधा एवं शॉल भेंट कर स्वागत करें। स्वैच्छिक सेवा समुदाय में न केवल एक अन्य हितधारी है बल्कि समाज की पूरी नींव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगी स्वागत भाषण हेतु माननीय श्रीमती माया नरोलिया जी से कि वे मंच पर सादर आमंत्रित हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित महिला मॉक पार्लियामेंट महिला संसद के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक जनसेवक हमारे मुख्यमंत्री जी जो हम सब बहनों के लाडले भाई हैं, आज कृपा पूर्वक अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार खड़े होकर सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भाई साहब आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला मोर्चा और हमारी समस्त मातृशक्ति की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे नवनिर्वाचित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहज सरल कर्तव्यनिष्ठ जिन्होंने समाज सेवा को अपना मूल मंत्र धारण करके आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने कल पदभार ग्रहण किया और पहली बार पहला कार्यक्रम मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की मॉक पार्लियामेंट को दिया है, हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हमारे अभूतपूर्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने 5 साल 4 महीने अपने कार्यकाल को पूरा किया और उनकी टीम में मैंने भी लगभग 4 साल
शर्मा भाई साहब जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित महाराष्ट्र सरकार से हमारी मंत्री और केंद्र सरकार द्वारा समापन सत्र की मुख्य वक्ता हमारी दीदी भारती पवार जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हमारे संगठन के शिल्पकार जो हमें डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और हमारी बात को सुनते और समझते भी हैं, ऐसे प्रदेश के संगठन के महामंत्री सम्माननीय हितानंद शर्मा जी भाई साहब का स्वागत है। और चूंकि भाई साहब 1 मिनट बाद भी खत्म हो, हमारे बीच उपस्थित हमारी केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी आता है पद चिन्ह बनाने गवर्नमेंट पे जो प्रतिशत है, स्वीडन की बात करें, नॉर्वे की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये वो देश है जहां 33% तक आरक्षण ना मिलने के बावजूद भी महिलाएं संसद का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण अब भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां की 1/3 प्रतिनिधित्व ये महिलाएं करेंगी। मैं आप सबका वंदन करता हूं। समाज को आगे ले जाने के लिए इस आदि शक्ति की जरूरत है, दुर्गा की जरूरत है, सरस्वती की जरूरत है। परिवार को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को साथ लेके चलने की जरूरत है। आज 50 वर्ष आपातकाल के हो जाने के कारण ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सोचिए, वो इंदिरा गांधी जो एक समय महिलाओं का आदर्श बनकर उभरी थी, जिन्होंने 71 का जो चुनाव था वो भारी बहुमत से जीता था। एक जेपी के आंदोलन से, एक जांच के आंदोलन से वो इतनी घबरा गई कि जब राजनारायण के केस में कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय किया तो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को घुटने तले दबा दिया। उन्होंने इस बाबा साहब का जो संविधान था उसे मिटाने का प्रयास किया और इस देश में जहां सामूहिक नेतृत्व चलता है, इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, और वहीं से हमारे लोकतंत्र का पान शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने उस समय लाखों लोगों को जेल में डाला। अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो उनके राजनीतिक विरोधी थे और इसलिए इंदिरा गांधी ने इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। आज हमारा देश फिर से इतना मजबूत हो गया है, लेकिन उस आपातकाल को हम याद नहीं करेंगे। तपन जी जैसे लोग जो आपातकाल में जेल में रहे, उनसे दर्दनाक किस्से सुनेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि एक काला इतिहास इस देश में आया था। इंदिरा गांधी के रूप में वो महिला जिसका सम्मान देश करता था, उसने संविधान को कुचलने का काम किया। हम सब उसको याद करें और फिर से इस बात की कोशिश करें कि ये देश लोकतंत्र के रूप में, इस देश की मर्यादा, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे आगे जाए। हम लोकतंत्र के मामले में यूरोप और अमेरिका से भी आगे निकले। ये देश में हमेशा जनता की आवाज बुलंद रहे, लोगों की आवाज बुलंद रहे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी रास्ते पे जा रहे हैं। मैं पूरी बहनों को दिल से बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया। आपका पहला कार्यक्रम था, लेकिन मुझे महाकाल के भी दर्शन करने हैं, वहां का भी समय हो गया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं, हमारे आदरणीय बीडी भाई साहब, विश्वास जी, सब आपके बीच में हैं। मैं आपको प्रणाम करके और इस बात का विश्वास दिलाते कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान पूरा रहेगा। हम सब मिलके आपके सम्मान की और आपको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी के साथ इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नेतृत्व है, उसके अनुसार महिलाओं को हर उस स्थान पर ले जाने का प्रयास करेंगे जिसकी योग्यता, जिसकी क्षमता हमारी बहनें रखती हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।
माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी को उज्जैन के लिए रवाना होना पड़ रहा है। इसी कारणवश मैं माननीय माया नरोलिया जी से यह आग्रह करूंगी कि माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक बार जोरदार करकट ध्वनि। लाइट खोल दो। अनुरोध माया नरोलिया जी से कि वे माननीय श्री हितानंद शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अभिराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक चुनाव में जिनके नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई है, ऐसे नेता हमारे बीच माननीय श्री वीडी शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं माननीय से निवेदन करना चाहूंगी कि अपने भाषण से हम सभी को मार्गदर्शित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे के द्वारा आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अभी हमारे जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत खंडेलवाल जी, इस मॉक पार्लियामेंट में हमारे बीच उपस्थित केंद्र सरकार की राज्य मंत्री बहन श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्र की पूर्व मंत्री महाराष्ट्र की हमारी नेता बहन श्रीमती भारती पवार जी, हमारे सरकार के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विश्वास सारंग जी, भोपाल के हमारे वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, लोकसभा में सांसद प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन संध्या राय जी और इस संस्थान के डायरेक्टर भाई मयंक बिश्नोई जी, और आज इस मॉक पार्लियामेंट में इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें जो उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन तो है ही, लेकिन मैं ये देख रहा था मोहन जी अभी कि मॉक पार्लियामेंट का स्वरूप बड़ा अच्छा बनाया है, और जो भी आपके माया जी आयोजक हैं जिन्होंने प्लानिंग किया है, तो पार्लियामेंट मुझे लगता है वो लोग देखते रहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो स्वरूप है। मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। सांसद माया नारोलिया जी, वैष्णव जी, हिमांशु जी ना, मयंक जी, हिमांशु जी है ना, मयंक बिश्नोई जी यहाँ के डायरेक्टर हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे भाषण के साथ पहले अपने इस आपातकाल के विषय पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय बैठे हुए हैं, भले ही अपना जो मंत्रिमंडल का अभी परिचय करा है वीडी जी ने, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इनसे पूछ लें कि ये अपने अपने इस दायित्व के हिसाब से आपातकाल के बारे में अपनी तैयारी करके आए ना, पक्का। तो कुछ तो आपातकाल की बात करेंगे, कुछ आपातकाल के दाएं बाएं भी कर लेंगे, चलेगा। थोड़ा सा अपने लिए कौन कौन बोलेगा जरा बता देना, जरा अपना हाथ खड़े कर देना, मैं बताता हूँ बोलूंगा तो। आपातकाल के दरमियान आपको उस आपातकाल की जो
तैयारी आप करके आए बोलने के लिए, उसमें से सबसे अच्छी बात कौन सी है आपको याद आती है, जो आपातकाल के दरमियान सबसे दर्दनाक रही है? आपको आपातकाल की, चलो खराब बात बता दो, आपातकाल के कारण से क्या कष्ट हुआ है? आपका परिचय देते हुए। नमस्ते सर, मैं तेजा दानी न्यूटन कॉलेज की छात्रा। आपसे बताना चाहूंगी कि मुझे आपातकाल की सबसे बुरी बात जो लगी वो थी कि एक व्यक्ति द्वारा जो एक देश के सर्वोच्च पद पर आसन पे विराजमान था, उसने केवल व्यक्तिगत इच्छा को, अपने पद को बचाए रखने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा दिया। और कौन व्यक्ति था? सर ये तो सभी को परिचित है कि हमारे माननीय, जिन्हें हम आयरन लेडी कह के बुलाते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने आपने क्या बोला? आपने सर अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जो उनके द्वारा कदम उठाए गए वो मुझे मेरे हिसाब से सबसे गलत लगते हैं। और आपातकाल के दौरान उनके जो हम कहते हैं भाई भतीजावाद, तो जो प्रिविलेजेस केवल उन पदों पे विराजमान लोगों को देना चाहिए था वो उनकी फैमिली को दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी सबसे गलत बात है। इसमें और क्या घट रहा है, कौन बढ़ाएगा आगे, आप बताएं। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी शर्मा है, मैं श्री सत्य साई कॉलेज से हूँ। मैंने जब आपातकालीन स्थिति के बारे में जब पढ़ा तो ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि संजय गांधी जी के ऑर्डर पे 1.1 करोड़ लोगों की, जिसमें से आदमियों की 15 से लेके 70 साल तक की उम्र थी, उनका स्टेरिलाइजेशन करा दिया, नसबंदी। तो ये उनकी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट था। तो ये मेरे हिसाब से सबसे उनका ऐसा निर्णय था जो अकल्पनीय है। धन्यवाद। और कौन बोलेगा? कोई भी बोल सकता है। हाँ, भाई उधर चला गया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार आना वो बोलने। पहले आपका परिचय दे देना। मेरा नाम छाया भीनैया है, मैं एक्सीलेंस कॉलेज से हूँ। वैसे तो मैं आज विपक्ष की तरफ हूँ, लेकिन मैं उसकी तरफ बोलना चाहूँगी कि मुझे सबसे गलत चीज़ जो वहाँ पे लगी थी कि जो पार्लियामेंट रूल, जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था कि सारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी अपना अधिकार छीन लिया गया था, तो सबसे गलत वो लगा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, आपने बोला कि आज उससे हट के अगर कुछ बोल सकते हैं, तो अभी की सरकार की तरफ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ये सारे विषय जो चलते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे अभी विकसित भारत चला था, उसके बाद आपातकाल, तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब सरकार ऐसे विषय चूज करती है तो वो ये वुमेन्स पे अब आज इतनी सारी हैं तो बहुत सारी बातें दबाई जाती हैं, जैसे रेप केसेस और जो सेक्सुअल हरासमेंट है, इनका बारे में कभी बात नहीं करती है। तो इन विषय को लाके भी, जैसे डिबेट के विषय हमेशा यही बन जाते हैं, तो कभी इस विषय को लाके भी कभी ऐसी डिबेट रखी जाए जिससे बहुत सारी आएंगी, क्योंकि कभी किसी इनसे रिलेटेड कभी किसी को सजा भी नहीं मिल रही है और बहुत सी ये चीजें पीछे रह जाती हैं। देखो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अपने यहाँ भोपाल में ही एक घटना घटी और बहुत कम समय में उसको फांसी की सजा भोपाल में हुई। हमारी अपनी पुलिस ने उसको फांसी तक पहुंचाया और मध्य प्रदेश की वो सरकार है जिसने देश के अंदर सबसे पहले ऐसी घटनाओं में फांसी का प्रावधान किया। ये हमारे लिए और बड़ा निर्णय है कि हमारे ऐसे अपराधों के लिए हमारी सरकार किसी भी हालत में ऐसे अपराधियों को किसी हालत में बख्शने वाले नहीं, उनको छोड़ने वाले नहीं। अब ये भी एक बात बताता हूं कि हमारे इसी राज्य के अंदर, अब आपसे पूछता हूं, परीक्षा लेता हूं, हमारे जिले के अंदर सबसे बड़े पद क्या है? एसपी और कलेक्टर, है ना? तो ये भी देश का एकमात्र राज्य है। अब जिला आपको बताना कि जहां हमने हमारी बहन को एसपी भी बनाया और कलेक्टर भी बनाया, कौन सा है वो जिला? कौन बताएगा? कोई भी बता सकता। आगे वाले फेल हो जाए तो पीछे वाला हाथ ऊंचा कर देना। उधर बताए तो ठीक है, भाई बताएंगे, बहन तो बता ले।
कौन हाथ खड़ा करो अभी तो अपना, ये बेटी बता रही, जोरदार ताली बजा। नरसिंहपुर वो जिला है जहां हमारी अपने प्रशासनिक दोनों महत्वपूर्ण पद है और दोनों ही बहनों के पास, और संभाग लेवल पे भी सबसे बड़ा पद है संभाग आयुक्त का। यह हमारा राज्य जिसको संभाग को कई जगह मंडल बोलते हैं, कई जगह अंग्रेजी में तो कॉमन शब्द है कमिश्नरी, हमने कमिश्नर तक पहुंचाया। ऐसा जिला कौन सा है जो अभी भी काम कर रही है? कौन है? कोई को याद है? कौन सा संभाग है? भारत माता की जय। मेरे को बताना पड़ेगा। अरे हमारा शहडोल संभाग है। शहडोल संभाग के संभाग आयुक्त गुप्ता हमारी अपनी इसी राज्य की बहन है जिसको ये जवाबदारी दी। जब मैं सरकार में आया तो सरकार के लिए सबसे बड़ा पद प्रशासनिक दृष्टि से किसका होता है? मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव पे कौन काम कर रही थी? कौन बताएगा? अरे चाहे जब मत बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो भाई। बताओ कौन बताएगा? आप बताओ, अपने से हाथ खड़ा करके बताओ तो आपको जरा जोरदार ताली बजा बहन के लिए। क्या नाम आपका? तो ये हमने इसी भाव को लेकर आगे बढ़े कि इस देश के अंदर ये हमारी संस्कृति है जिसने सदैव माता बहनों के लिए सबसे ज्यादा सम्मान दिया है, और इसीलिए हमारी पार्टी भी जिसकी विचारधारा मैं आपसे आपातकाल के साथ धीरे धीरे आपको अपनी जड़ों की तरफ भी ले जाते हैं। आप कभी सोचते हो, मन में आता है क्या कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस क्यों नाम रखा? ये ऐसी गरीब पार्टी की इसको कोई भारतीय नाम ही नहीं मिला। क्या दुर्भाग्य की बात। आपके भाई बहन कोई भी पैदा होते तो आप कोई अमेरिका इंग्लैंड के बच्चों की तरह नाम रखते हो क्या उनका? भाई उनके नाम रखना तो वहां जाके चुनाव लड़ो, वहां जाके काम करो। ये ऐसी पार्टी के गरीब लोग हैं कि सांप मर गया और लाठी पीट रहा है अभी तक। अरे देश आजाद हो गया भाई। कब आजाद हो गया? 47 में। कांग्रेस पार्टी बनी किसने थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेज गए, लेकिन ये अभी तक क्या कर रहे हैं? किस पार्टी को चला रहे हैं? अब इनको यही सूझनी पड़ रही कि कम से कम और कुछ करो मत करो, पार्टी का ही नाम बदल लो। भारत में रहना तो मोदी जी के सामने खड़ा होना, तो कुछ तो भारतीयता बताओ। बताने को तैयार नहीं। पूरी पार्लियामेंट में हमारा शुभ वस्त्र क्या है? भाई का या बहन का? शुभ वस्त्र क्या है? बताओ आप, क्या है? हाथ खड़ा करके। कुर्ता पजामा और साड़ी। मैंने आपको सिखाया तो नहीं? ये भैया को कुर्ता पजामा नहीं भेजा, टी शर्ट में घूमता रहता। क्या मतलब कहां की बुद्धि लेके आए और क्या बोलते खुद को ही मालूम नहीं, किसको बोलते ये भी मालूम नहीं। हम तो कह रहे भाई कभी कभी ऐसी बातों में नेता प्रतिपक्ष, आप कभी अंदाज लगाओ, नेता प्रतिपक्ष में यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितने साल नेता प्रतिपक्ष रहे? बताओ, कौन बताएगा? कितने साल रहे अपोजिशन में अटल जी? चैट जीपीटी खोल लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको छूट दे रहा हूं। कब बने वो अटल जी पहली बार? 19 अरे 90 के पहले चुनाव में पहली बार वो सांसद कब बने? सांसद बने ना अपने यहां, कब बने थे?
अटल जी प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री बनने के पहले 50 साल तक अपोजिशन में रहे। कई प्रधानमंत्री आए, कई गए, लेकिन दमदारी से अपनी भूमिका अदा करी। नेता प्रतिपक्ष जैसा पवित्र पद को गौरवान्वित किया कि नहीं किया? और मौका पड़ा जब देश के सामने आमने सामने का मौका आया, बांग्लादेश के समय पाकिस्तान से युद्ध का, तो अपनी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उनको कहा, किसकी तुलना दी? आप बहनों की संज्ञा दी, साक्षात दुर्गा। अब ये दुर्गा से संबंध जोड़ करके हमारी पार्टी माता बहनों को कहां तक सोचती है? वो देवी के रूप में देखा ना उनने, गलत तो नहीं देखा। साक्षात दुर्गा बता करके अपने देश की सीमा पर लड़ने वाले जवानों की भी हौसला अफजाई की, देश का मनोबल बनाए रखा और संघर्ष की बात भी आई। तो आपातकाल के दरमियान उनने अपनी कविता लिखी, आओ फिर से दिया जलाए, बुझी हुई बाती सुलगाए। बुझी हुई, दिया जलने के बाद बुझ गया, लेकिन बुझी हुई बाती सुलगाए। अपने देश के लिए ये जो आह्वान किया, ऐसा पवित्र पद नेता प्रतिपक्ष का, और आज भैया क्या बैठ गया, क्या हालत खराब कर दी उस नेता प्रतिपक्ष के पद की भी। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस पे प्रश्न, दूसरी सर्जिकल के बजाय एयर स्ट्राइक हुई, वो अभिनंदन। आप तो ध्यान दो, मूछ वाला जो गिरा था, पाकिस्तान के तो पैर कांप रहे थे। हमारा आदमी तो बम ही गिराने गया था पाकिस्तान में, क्या कराने गया था? कोई घूमने फिरने या दूसरे काम से तो नहीं गया था, संयोग से ऊपर नहीं टहल रहा था। लेकिन हमारे देश के अंदर आतंकवादियों ने हमले किए तो भारत का जवाब गोली के बदले गोला होना चाहिए, तो हवाई जहाज से गोला गिराने गया था। और ये पाकिस्तान को मालूम था, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश की सेना और आप सबकी हिम्मत से, कि हमने कहा था कि देखो हमारे घर में घुस करके आपके यहाँ के आतंकवादियों ने मारा, तो हम अपना प्रयास, हम आपकी किसी सेना को नहीं मार रहे, किसी सिविलियन आम आदमी को नहीं मार रहे, लेकिन वो आतंकवादी जहां घुसे उनको मारेंगे। कितनी सीधी बात, वो पूरे पाकिस्तान को समझ में आ गई। पाकिस्तान के किसी तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं आया और हमारा आदमी वहां जाकर के मार करके लौट के आने में प्लेन क्रैश होता है और मूछ वाला पकड़ा जाता है। और पाकिस्तान की सारी सरकार दिन भर कहती रही, अभिनंदन से छोड़ने के पहले हमसे बात कर लो, संवाद कर लो, और हिम्मत इतनी पड़ी कि उसको कोई हाथ लगा दे। वो तो बम मारने गया था आतंकवादी, तो दिन में उसको चाय पिलाते रहिए, बिस्किट खिलाते रहिए, सबको दिखाते रहिए। एक बार नहीं कुछ नहीं आके बात करो तो फोन पे ही बात कर लो। हमारे मोदी जी ने कहा कि नहीं, जैसे को तैसा, हमारे अगर देश के अंदर घुस के आपके आतंकवादियों ने हमला किया तो हमारा नैसर्गिक अधिकार है, हम उसको वहां घर में घुस के मारेंगे, तुम बीच में नहीं आओगे। अगर तुम आओगे और हमारे आदमी कुछ भी करा तो भारत तुमको छोड़ने वाला है। ये भारत का जवाब है। और इतना करारा जवाब देने के बाद भी लजाने का काम कौन कर रहा? वो टी शर्ट वाला। कहां बम गिरा? भैया बम के नीचे बैठ जाता, कहां गिरा मालूम पड़ जाता। तुमको ये मालूम ही नहीं कि कहां गिरा। घर में बैठ के बोलना सरल है, कहां गिरा, ये किसको बोलेंगे? कैसी बेशर्मी से बात कर रहे थे। आप बताओ, ये मैंने गलत बोला क्या? ऐसी नादानी की बात, सबको लजाने की बात। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई, फोटोग्राफ्स नहीं मिल रहा है, फोटो तो खड़ा होकर खिंचा लेता, कहां है खिंचवाने का फोटो? भाई हमारी देश के सैनिकों ने अपने गुप्त अभियान से पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस करके उन सारे आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। दुनिया ने देखा, लेकिन इनको प्रमाण की चक्कर पड़ गए। और उससे बढ़कर के ये 2 बार पहले नाटक का, वो तीसरी बार से भोपाल की धरती को लजाने का काम किया। इतना बड़ा पाप तो जीवन में कभी कोई नहीं कर सकता, जो इस तीसरी हमारी कार्रवाई के बाद बोला। क्या शब्द बोला, आप याद करना।
ये हमारे बहादुरी का कितना बड़ा अपमान कर रहा है। ये बहनों के सिंदूर के लिए नाम के आधार पर ये सिंदूर अभियान था। बहनों के लिए सुहाग से बढ़कर के जीवन में कोई पवित्रता का चिन्ह नहीं होता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का भाव था कि ऑपरेशन सिंदूर, और ये नादान क्या कर रहे हैं, इतनी सफलता के बाद ये कह रहे हैं एक फोन आया ट्रंप का, और जो पूरा पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं बोला, ना वहां का प्रधानमंत्री, ना वहां का सेना अध्यक्ष, कोई नहीं बोला। भारत नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। कैसी नादानी की बात हो रही है, नरेंद्र सरेंडर। अरे बाप रे, जो तो दुनिया में कोई नहीं बोला, हमारे दुश्मन देश का सैनिक नहीं बोला, सेना अध्यक्ष नहीं बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोला। कैसी निर्लजता की बात करी। ये पूरे देश का अपमान है, पूरी सेना का अपमान है। थूकना चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर। क्या तुम्हारे, किसने बोला कि तुम नेता प्रतिपक्ष बन जाओ? दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का नेता, और ऐसी बात करता है कि सरेंडर हो गए, हम सरेंडर हो गए। अरे सरेंडर हो गए हमारे दुश्मन, पूछो उनके घर में जाकर के, जो गोले बरसे, हालत खराब हो गई उनकी, क्राइम में सरेंडर की बात करते हैं, और कैसी बेशर्मी की बात करते हैं। ये जो इस तरह की बातें होती है, सच्चे अर्थों में ये पार्लियामेंट के, मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से हमारी ये जो वैचारिक दृष्टि से कितनी अच्छी परंपरा है। हम अपने देश के अंदर, दुनिया के, आप कभी इसकी कल्पना ये भी करके देख लो, ये मॉक पार्लियामेंट सहित हमने आपातकाल का ये दर्द क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बीज वहीं पड़ा हुआ है, ये वहीं उस घर से ही बात आ रही है। वही एक पीढ़ी, वही दूसरी पीढ़ी, वही तीसरी पीढ़ी, वही चौथी पीढ़ी, एक ही लाइन से जा रही है, एक ही लाइन से आए। सबसे पहले आए तो धारा 370 लगाई, पहली पीढ़ी इंदिरा नेहरू जी के द्वारा लगाया है, जिसमें 40,000 लोगों की, निरपराध लोगों की हत्या जम्मू कश्मीर में हो। दूसरी पीढ़ी आती है, आपातकाल लगाती है, संविधान में संशोधन, दोनों ने मिलकर के 60 से ज्यादा संशोधन कर दिए, बाद में मिला के 75 संशोधन कर दिए, और बता रहे हैं कि हम तो ये संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने बोला, हमारे यहाँ मॉक पार्लियामेंट की माननीय प्राइम मिनिस्टर ने, कि संविधान में लिखा गया है जिस आधार पर न्यायालय फैसले करते हैं। चुनाव लड़ते हो, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव में आपका जो चुनाव का लड़ने का तरीका है, उस तरीके पे राजनारायण इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़ता है, और वो चुनाव में हारता है और इंदिरा गांधी को बेईमानी से जिता देता है। अब बेईमानी से चुनाव तुम जीत रहे हो, 3 साल मुकदमा चलता, तुम्हारे वकील भी थे, उनके वकील भी थे, जिरह होती, बहस होती, अंततः न्यायाधीश ने, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि हाँ, इंदिरा गांधी का फैसला गलत, इंदिरा गांधी को चुनाव जीतने का अधिकार नहीं था। अब इंदिरा गांधी को चुनाव में हारना पड़ा।